हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आरसीसी के अंदर, डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ बीम। ठीक है, बीम में डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस चीज के बारे में अपने को पढ़नी है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ बीम। देखिए, आखिर आप डिफ्लेक्शन जो होंगे, ठीक है, वो तो डिफ्लेक्शन होगा। कोई भी मेंबर आप डिजाइन कर रहे हो, उस पर लोड लगाओगे तो उस लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शंस डेफिनेटली होंगे। तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ना हो जाए, समझिए पॉइंट क्या है कि एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस ना हो जाए। क्यों? एक्सेसिव डिफ्लेक्शन अगर हो जाता है तो क्या होगा, आपको मालूम है। डिफ्लेक्शंस अगर ज्यादा हो रहा है मतलब बेंडिंग मोमेंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उस कारण से डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, जिस कारण से मतलब बेंडिंग ज्यादा होगा तो बेंडिंग स्ट्रेसेस ज्यादा होगा। ठीक है, कंप्रेशन, इस कंप्रेशन में भी बेंडिंग स्ट्रेसेस की डेवलपमेंट होती है और टेंसाइल में भी डेवलप होती है। चलो कंप्रेशन वाला एक हद तक मानते हैं कि आपका कंक्रीट कैरी कर लेगा, लेकिन फिर भी कंक्रीट एज ए मटेरियल, उसका भी अपना एक क्षमता है ना कि अधिक से अधिक कितना कंप्रेसिव लोड वो झेल सकता है। अगर उससे ज्यादा स्ट्रेसेस आ गए तो कंक्रीट फिर क्रश हो जाएगा, फिर टेंशन में क्रैक तो होंगे होंगे, कंक्रीट फिर फट जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं? तो वो सब चीजें, तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ना हो जाए, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसके लिए हमें लिमिट लगाने मतलब इसके लिए हम क्या किए, कोड ने लिमिट लगाया। ठीक है, कोड ने हमें सजेस्ट किया है कि डिफ्लेक्शंस की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो लास्ट में दो वैल्यू मैंने आपको लिखवाया था, एल वाई 250, एल वाई 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस। ठीक है, एक आप कह लीजिए कि इनिशियल और एक सभी लोडिंग को कंसिडर करके ये डिफ्लेक्शंस के वैल्यू थे। ये कोड ने दिए थे अपने को कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोड वो कहना चाहता है। लेकिन हम कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना नहीं होने देना है, तो वो कैसे करेंगे? एल बाई डी रेशियो को कंट्रोल करके। ठीक है, ये मैकेनिज्म होती है हमारे पास आरसीसी मेंबर में। लेंथ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ठीक है, या फिर इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो को कंट्रोल करके हम डिफ्लेक्शन को अंडर कंट्रोल लेके आते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, चाहे वो कैंटिलीवर हो या फिर सिंपली सपोर्टेड हो या कंटिन्यूअस हो, सभी के लिए उनका मतलब हमारे पास एक प्रोविजन है जो कि हम अब यूज करेंगे, जो जिसको हमें देखनी है। तो जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल का मैकेनिज्म है, इट इज कंट्रोलिंग लेंथ बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। इसे कंट्रोल करके हम डिफ्लेक्शंस को लिमिट में लेके आएंगे। हम सेक्शन को कुछ यूं डिजाइन करेंगे, है ना, कि उसमें डिफ्लेक्शंस उतना हो ही ना, अगर हो भी तो जो अपना कोड कहता है उस कोडल प्रोविजंस के अंदर हो। वी आर गोइंग टू लिमिट इट। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। तो जो अपना कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, कोड कहता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विल बी विद इन लिमिट इफ इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो एल इफेक्टिव बाई डी सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, ये इक्वेशन निकल के आती है, कोड ये इक्वेशन देता है। ठीक है, कि जब भी आप मेंबर को डिजाइन करेंगे तो ये इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, है ना। एल इफेक्टिव बाई डी शुड बी लेस देन, ध्यान रखिएगा, लेस देन K1, K2, K3, K4 इनटू सम बेसिक वैल्यू। व्हाट इज दिस बेसिक वैल्यू, अभी देखेंगे। कोडल प्रोविजंस है, K1, K2, K3, K4 क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर है जो कि अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे परसेंटेज स्टील के ऊपर, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, है ना, डिपेंड करता है, कुछ स्पैन के ऊपर, ये मॉडिफाई परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील के ऊपर भी। तो ये जो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं ये हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए भी कोड गाइडलाइंस हमें देता है कि आपको इस किस तरह से ये मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को फाइंड आउट करनी है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, बेसिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और एल इफेक्टिव लेंथ हमको मालूम है, इफेक्टिव सेक्शन साइज जो भी हमें डिसाइड करनी है वो यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं डिजाइन करते वक्त। ठीक है, जब भी हम डिफ्लेक्शन चेक लगाते हैं तो इफेक्टिव सेक्शन साइज एक वैल्यू यहां से भी चेक किया जाता है। मैंने आपको बोला था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का ही क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे कोडल प्रोविजंस है वो देखेंगे। तो बेसिक वैल्यू, ठीक है,
ये कब किसके लिए है? फॉर एल इफेक्टिव अप टू 10 मीटर। आप इस तरह के एक टेबल बनाइए, सपोर्टिंग कंडीशन एंड बेसिक वैल्यू, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस मेंबर या कंटिन्यूअस बीम कहिए, है ना। तो किसके लिए क्या बेसिक वैल्यू? देखिए कभी कभी तो यही सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। कैंटिलीवर के लिए 7 mm, इसके लिए 20 mm, और कंटिन्यूअस बीम के लिए जो बेसिक वैल्यू की वैल्यू है इट इज 26 mm। रिमेंबर इट प्लीज, ठीक है। अब देखिए ये जो बेसिक वैल्यू का डेटा आपको दिया गया कोड के द्वारा, ये दिया गया फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर। मतलब ये 10 मीटर से अगर स्पैन अधिक है तो फिर ये वैल्यूज आपको नहीं कंसिडर करना है, कुछ ना कुछ मॉडिफाई होगा, है ना। मैंने आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर दिया था, ठीक है, कुछ ना कुछ मॉडिफाई होगा। तो मुझे ये बताओ फिर भी लॉजिक क्या है? अप टू 10 मीटर लिखने का लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये डेंजर वाला आइटम कैंटिलीवर। एक नोट बना लो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरली वी डू नॉट प्रोवाइड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू अप टू 10 मीटर स्पैन के लिए है। अब जो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर है ना, ये क्या क्या है देखते हैं। देखिए अभी मैं वीडियो से ऑफ हो गया हूँ क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगा ना, जैसे श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन समझाऊंगा तो उधर आऊंगा मैं, है ना। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर K1, देखिए सबसे पहले ये K1 ये डिपेंड करता है स्पैन के ऊपर, डिपेंड ऑन स्पैन, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्पैन का। दिस K1 वैल्यू इज 1 फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर, ठीक है। मतलब जो बेसिक वैल्यू है सीधा वही यूज होगा, है ना, फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर। यदि 10 मीटर से अधिक है स्पैन, है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई स्पैन, 10 मीटर में है, स्पैन भी आपका मीटर में रहेगा, समझ गया, ये भी आपका मीटर में रहेगा। दिस इज फॉर बियॉन्ड 10 मीटर, समझ रहे हैं। अब ये वैल्यू किसके लिए है? ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज भी अगर होगा, ये किसके लिए यूज होगा? इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस मेंबर। कैंटिलीवर के लिए नहीं, क्यों? मैंने तो आपको क्लियर कर दिया था ना, 10 मीटर से ज्यादा कैंटिलीवर हम प्रोवाइड ही नहीं करते, बनाते ही नहीं है, कहीं भी नहीं देखेंगे वर्ल्ड में। वर्ल्ड का छोड़ दो यार, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, है ना। इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ओके। K2 ये डिपेंड करता है ऑन परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। इसके लिए कोड अपना एक डायग्राम देता है, उस डायग्राम को यूज करके हम निकालते हैं, है ना। K2 का जो जनरल वैल्यू है इसका रेंज होता है 0.6 से 2.0 तक। देखिए इस तरह के एक डायग्राम होता है अपने पास, ठीक है, ये डायग्राम को समझिए। यहाँ परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील होगा, परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये 0 से लेके 3% तक का ये डेटा यहाँ पे दिया गया है, 0 to 3%। फिर इधर K2 का वैल्यू है, ओके। अब देखिए होता क्या है, इस तरह का कुछ कर्व होता है यहाँ पे, एक मिनट मुझे बनाने दीजिए, फिर आप बनाइएगा। देखिए ऐसा, 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 ठीक है, इस तरह के कुछ कर्व्स होते हैं, ओके, इस तरह के कुछ कर्व्स होते हैं। ये कर्व होता है करस्पॉन्डिंग टू, यहाँ लिखा हुआ होता है एफ एस इक्वल टू 120, है ना। फिर एफ एस अंदर जैसे जाएंगे एफ एस बढ़ता चलेगा, ये हो जाएगा एफ एस लेट सपोज 145, फिर ये हो गया मान लो एफ एस इक्वल टू 190 हो गया मान लो, फिर और जाएंगे और अंदर, और इस तरह के कर्व बढ़ते रहेंगे। ये एफ एस 240 के करस्पॉन्डिंग का लेट सपोज, इस तरह से एफ एस बढ़ते रहता है, अंदर की ओर एफ एस आपका बढ़ते रहता है, ठीक है।
इस तरह से ये कर्व रहता है, बस कर्व का कंपोजिशन समझना है ना। अब देखिए K2 का वैल्यू यहाँ पे 0.6 होगा, फिर ये ऊपर में सबसे ऊपर में यहाँ पे होते हैं 2। अब देखिए आपको करना क्या है, ये Fs सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है। आपने डिजाइन किया है तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट आपको मालूम है, तो Fs इक्वल टू होता है 0.87 Fy, जो भी ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट आपने यूज कर रखा है 0.58 इंटू Fy, है ना। Fy मतलब जो भी Fe 415 का 415, 500 का 500, 250 का 250 ऐसा, तो 0.58 इंटू 415 अगर है तो 415 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद AST रिक्वायर्ड, ठीक है, AST रिक्वायर्ड ये डिजाइन से निकल के आती है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आती है AST की वो होती है AST रिक्वायर्ड। फिर हम जब जनरली प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करके प्रोवाइड करते हैं ना, ठीक है, नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करके प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है जनरली कि हम AST जो रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं टू मेक ए यूनिफॉर्मिटी इन नंबर ऑफ बार, है ना। तो AST प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड, ठीक है। ये दो चीजें, इनका रेशियो AST रिक्वायर्ड मतलब जो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करके निकालोगे, है ना, मतलब टेंशन स्टील, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील या फिर टेंशन स्टील का बात कर रहा है, ओके। जो टेंशन स्टील आप कैलकुलेट करके निकालेंगे वो, और जो आप प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, जो कि इससे थोड़ा ज्यादा ही होता है जनरली, एग्जैक्ट वैल्यू कभी आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज होती है, थोड़ा ज्यादा आप प्रोवाइड कर ही देते हो, तो वही जो थोड़ा ज्यादा वाला वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर ये Fs का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, Fs का, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लोगे कि आप कितना परसेंट ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखे हैं, किसमें, अपने सेक्शन में, ठीक है। परसेंटेज निकालना इजी है, परसेंटेज किसका, ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन का कितना परसेंट आपने स्टील प्रोवाइड कर रखा है, ये चीज निकाल लेंगे ना, ठीक है। AST प्रोवाइडेड के बेसिस पे, किस बेसिस पे, AST प्रोवाइडेड के बेसिस पे हम निकाल लेंगे ओवरऑल सेक्शन का कितना परसेंटेज हमने स्टील प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। Fs हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो हम Fs जो भी हमारा आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ से एक कर्व चूज कर लेंगे, जो भी अपना Fs वाला कर्व होगा। मैंने तो यहाँ 3-4 कुछ कर्व आपको दिखाए, कोड में बहुत सारे अलग अलग कर्व है ना, तो उस Fs के करस्पॉन्डिंग हम कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील निकाल ही लिया है, तो वहां से मान लो कुछ भी आपका एक डेटा हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि आपका Fs है समथिंग 190 आया और परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील समथिंग 2% ऐसा आपने प्रोवाइड किया था, या 1% मान के चलो, या 1.5% ले लो, या तो यहाँ पर कहीं पर वो डेटा होगा, और ये 190 वाला Fs का कर्व है, तो इस तरह से ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो यहाँ से फिर K2 का वैल्यू आप देख लेंगे, तो K2 का वैल्यू समथिंग ये कितना, लेट्स सपोज 1.2 के आसपास आ गया, एग्जाम्पल। इस तरह से हम ये K2 का वैल्यू निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इस डायग्राम से एक चीज नोट करने वाली जो चीज है अब वो ये है, देखो रिलेशनशिप नोट करो, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील एंड K2 वैल्यू के बीच में, देखिए कोई भी आप Fs का कर्व ले लीजिए, ठीक है, Fs को आप फिक्स कर दीजिए, कोई भी एक कर्व सेलेक्ट करो। अब देखो जैसे जैसे आपका परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील बढ़ रही है, कर्व कैसे ऐसे निकल के आ रही है ना नीचे, मतलब परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील बढ़ रही है मतलब K2 का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यही हो रहा है, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इंक्रीजेस K2 वैल्यू डिक्रीजेस, ये चीज आपको यहाँ से कर्व से पता चल रही है, मालूम मालूम हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको यूज करके फिर हम लॉजिक निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमको लॉजिक किस चीज का निकालना है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन से रिलेटेड। अब आता है मॉडिफिकेशन फैक्टर K3 का बारी, जो मॉडिफिकेशन फैक्टर K3 है ये डिपेंड करता है आपका परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील पे, डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है K3 का वैल्यू। तो इसके लिए भी अपने पास एक ग्राफ है, देखिए ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ आती है, सीधा सीधा आप देखिएगा, नोट डाउन करिए अच्छे से, ऐसा कुछ ये कर्व निकल के आती है, यहाँ पे 0
It is also again 3%. Percentage of compression steel, compression steel, ठीक है। और ये K2 का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी K3 का वैल्यू यहाँ पे रहेगा। K3 का वैल्यू 1 से लेके 1.5 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। By using this particular curve, we are going to calculate the what K3 value. Similarly, K4 value. K4 वैल्यू ये शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन ये सारे चीज पूछेंगे, कौन सा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है। रेशियो ऑफ वेब विड्थ बाय फ्लैंज विड्थ, समझिए, फ्लैंज विड्थ, है ना। इसलिए मैं कह रहा था शेप। इसके लिए जो अपना कर्व है, ग्राफ, वो इस तरह की ग्राफ निकल के आती है। देखिए यहाँ पे वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ का रेशियो होता है, इधर होगा K4 का वैल्यू। देखिए जब आपका वेब विड्थ और फ्लैंज विड्थ का रेशियो 0 है, और जब आपका वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ का रेशियो 1 है, ठीक है। तो देखिए जब वेब टू फ्लैंज विड्थ का रेशियो 1 है, मतलब वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, यही है ना। जब रेशियो 1 हो गया वेब टू फ्लैंज विड्थ का, मतलब वो क्रॉस सेक्शन आपका हो गया रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो K4 का वैल्यू होगा, ये भी होगा 1, है ना। उसके बाद वेब टू फ्लैंज विड्थ का रेशियो 0 में 0.7, फिर एक वैल्यू आती है 0.8, फिर ये आपका यहाँ तक 0.3 रहेगा समथिंग। उसके बाद ये इस तरह से लीनियरली वेरी करता है। कर्व समझ में आया, है ना। ये है कर्व 0.3। मतलब देखिए आपका वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ का जो रेशियो अगर 0 है तो 0.7 ले लेंगे K4 का वैल्यू, ठीक है। और ये 0 मतलब फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली, है ना, लेकिन दिया गया है, ध्यान रखिए। और अगर वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ का जो रेशियो निकल के आएगा वो 0.3 के आसपास निकल के आएगा, मान लीजिए, ठीक है। या 0 से और कुछ भी आगे आप जाते हैं अप टू 0.3, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो वैल्यू कितना 0.8 का। 0.3 रेशियो के बाद जैसे ही रेशियो फिर बढ़ता है, तो ये रेशियो बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये वैल्यू लीनियरली वेरी करेगा बिटवीन 0.8 टू 1। जब रेक्टेंगुलर हो जाएगी, मतलब वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ का रेशियो 1 हो जाएगा, तब K4 का भी वैल्यू 1 सेलेक्ट कर लेना। समझ में आ रहा है। दीज आर दी मॉडिफिकेशन फैक्टर्स। अब लॉजिक डेवलप करना चालू करते हैं। देखिए पहला, जैसे स्पैन इंक्रीज होता है, एज स्पैन इंक्रीजेस, ठीक है, तो क्या होता है, समझिए बात को। जब स्पैन इंक्रीज नहीं था, मान लो L effective by D का रेशियो क्या, L effective by D रेशियो शुड बी लेस देन K टाइम्स, मतलब K1 फैक्टर ना, स्पैन के ऊपर कौन सा फैक्टर, K1, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखिए क्योंकि इसका इफेक्ट हमको देखना है, इनटू सम बेसिक वैल्यू था, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला अपना था। तो इसमें आप L effective by D मस्ट बी लेस देन K1 का वैल्यू 1 ले लीजिए इनटू बेसिक वैल्यू, ये। लेकिन अब 10 मीटर से जैसे ही स्पैन ज्यादा होता है, तो जो K1 का वैल्यू है ये 1 से कम हो जाएगा ना, क्योंकि आपका K1 का वैल्यू क्या है, स्पैन अपॉन 10, सॉरी उल्टा 10 बाई स्पैन, है ना। तो जैसे ही स्पैन आपका 10 से ज्यादा है तो K1 का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब लेस देन 1 हो जाएगा। तो लेट्स सपोज स्पैन आपका 10 से ज्यादा है, तो K1 का वैल्यू लेस देन 1 हो गया। तो K1 का वैल्यू लेस देन 1 हो गया, तो उस केस में L effective by D विल बी व्हाट, मस्ट बी लेस देन 0. लेट्स सपोज 0 को एक वैल्यू ले लेते हैं, 0.8 इनटू बेसिक वैल्यू, ऐसा। अब यहां से रिलेशनशिप निकालो, एक वैल्यू तो ये निकलेगा L effective by D, सॉरी L effective by बेसिक वैल्यू मस्ट बी लेस देन D, ये। यहां से दूसरा रिलेशनशिप निकल जाएगा L effective by 0.8 इंटू बेसिक वैल्यू मस्ट बी लेस देन D। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, देखिए ये D1 है, ये डेप्थ D2 है,
है ना। एल इफेक्टिव तो कांस्टेंट आपका, मतलब जब ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय तो जो भी आपको इफेक्टिव स्पैन दे रखा था आपने वो कंसिडर किया, ठीक है, मतलब आपको 10 मीटर या 11 मीटर जो भी दे रखा था वो कंसिडर किया, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि एल इफेक्टिव आपका कांस्टेंट है। ओके, मतलब इंडिविजुअल फार्मूलास में, ठीक है। या फिर एक आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आप ले लो, ये आपका स्पैन था यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर बाई सम बेसिक वैल्यू, बेसिक वैल्यू तो आपका कांस्टेंट है ना, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग बेसिक वैल्यू का तो वैल्यू वही है, मस्ट बी लेस देन d1। दूसरा यहाँ पे एल, ये 0.8 हमने लिया है ना, तो जो आपका एल इफेक्टिव होगा ये आपका बढ़ा हुआ होगा, है ना, ग्रेटर देन 10 मीटर, तो ये वैल्यू आ चुकी होगी समथिंग 12.5 मीटर, है ना, 12.5 मीटर डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू बेसिक वैल्यू। मतलब क्या है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि 10 बाई बेसिक वैल्यू मस्ट बी लेस देन d1, मतलब आप इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हो कि d1 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ये क्या बोल रहा है, 12.5 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू बेसिक वैल्यू मस्ट बी लेस देन d2, मतलब आप लिख सकते हो कि d2 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, कौन सा वैल्यू ज्यादा निकलेगा, d1 ज्यादा निकलेगा ना d2 ज्यादा निकलेगा, ऑब्वियसली d2 विल बी ग्रेटर देन d1। ओके, मींस as span increases, depth requirement to depth required to satisfy deflection requirement increases, लिख सकते हैं। इसी तरह से हमको अब सभी फैक्टर्स को एक एक करके कंपेयर करेंगे तो लॉजिक निकल जाएगा, ठीक है। तो एज स्पैन इंक्रीजेस, डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, ये चीज। अभी K2 का वैल्यू देखो, K2 का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता था, परसेंटेज ऑफ, अच्छा अच्छा, K2 तो टेंशन पे, K3 का वैल्यू देखो, मतलब कंप्रेशन स्टील वाला वैल्यू, है ना। तो कंप्रेशन स्टील पर अगर हम लॉजिक बनाए तो हम लिख सकते हैं कि एज परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील इंक्रीजेस, ध्यान से देखिए डायग्राम को देखिए, क्योंकि कंप्रेशन स्टील का परसेंटेज जैसे बढ़ रहा है K3 का वैल्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, यही हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, मतलब डेप्थ रिक्वायर्ड विल डिक्रीज, ऑटोमेटिक सी बात। ओके, तो एज परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन कंप्रेशन reinforcement increases, depth required to satisfy deflection criteria decreases. Okay, as percentage of compression reinforcement increases, depth required to satisfy deflection criteria decreases. ठीक है, उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए रेशियो ऑफ वेब विड्थ टू फ्लेंज, इसके साथ भी सेम हो रहा है जो चीज हो रहा था कंप्रेशन इन्फोर्समेंट के साथ, क्योंकि जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ेगा के का वैल्यू बढ़ रहा है, के का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब डेप्थ रिक्वायर्ड विल बी लेस। ओके, तो एज रेशियो ऑफ तो इस चीज को आप उल्टा ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे जैसे रेशियो ऑफ वेब विड्थ टू फ्लेंज विड्थ बढ़ रहा है, तो बढ़ते 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 वो कहां तक जा सकती है यार, वो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंपेयर करूं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन और फ्लेंज सेक्शन में, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन गिव्स lesser depth as compared to flange section to control deflection for same effective span, हम ऐसे कह सकते हैं, है ना। या फिर आप ऐसे कहिए, ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर सेम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड फ्लेंज सेक्शन द डिफ्लेक्शन इन रेक्टेंगुलर सेक्शन विल बी लेस एज कंपेयर टू फ्लेंज सेक्शन, हम ऐसे कह सकते हैं। ये लॉजिक यहां से निकल के आती है, समझ में आ रही है बात, नोट इट डाउन। इन अदर वर्ड we can say that
देखिए ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, इसलिए मैं इतना डेप्थ जाके पढ़ा रहा हूँ इन सब चीजों को, है ना। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट रेक्टेंगुलर सेक्शन give less deflection as compared to flange section. Flange section for same effective depth. डेप्थ एंड स्पैन भी ले लूं, एंड स्पैन, ठीक है। मतलब क्या है, समझ गया ना। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लीजिए, लेट्स सपोज 10 मीटर स्पैन है, और एक फ्लैंज सेक्शन लीजिए, कोई आई या टी सेक्शन जो भी लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज टी सेक्शन ले लिया, इसका भी स्पैन 10 मीटर है, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आप देखोगे डेल्टा, इसमें लेट्स सपोज 20 mm आई है, तो इसमें 22.4 ऐसे आ रही होगी। अच्छा, इफेक्टिव डेप्थ दोनों ही केस में फिक्स कर दिया, लेट्स सपोज डी इक्वल टू समथिंग 400 mm फॉर बोथ। तो इफेक्टिव डेप्थ फिक्स कर दिया, स्पैन फिक्स कर दिया। तो जो अगर हम डिफ्लेक्शन देखेंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिफ्लेक्शन कम दिखेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन वाली बीम में एज कंपेयर टू फ्लैंज सेक्शन। ओके, तो ये चीज है, यहाँ से ये चीज निकल के आती है लॉजिक। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। यही सब चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं लोग, तो यहाँ से आप करना, कोड के अकॉर्डिंग ये सब चीजें निकल के आती है। नेक्स्ट, टेंशन स्टील का इफेक्ट। देखिए जनरली होता क्या है, अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, HYSD स्टील जो होता है ना, HYSD स्टील, इसकी FS की वैल्यू कम होती है। अच्छा FS नहीं, इसकी K2 की वैल्यू कम होती है। HYSD स्टील हैज लो K2 वैल्यू, लो K2 वैल्यू। अगर K2 का वैल्यू कम, मतलब डेप्थ रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया विल बी मोर। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, उल्टा इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कि as the grade of steel increases, depth required to satisfy the deflection criteria also increases. Okay, depth required to satisfy deflection criteria increases. In other words, we can say as grade of steel increases, depth required to satisfy deflection criteria also increases. या फिर आप ऐसे लिखिए, as grade of steel increases, depth required to satisfy deflection criteria increase, तो है ही, लेकिन ऐसे लिखिए, high grade steel, ओके, हाई ग्रेड स्टील प्रोड्यूस मोर डिफ्लेक्शन, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ओके। या फिर HYSD बार प्रोड्यूस मोर डिफ्लेक्शन, ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये जो डिफ्लेक्शन हमने अभी देखा, ये ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन के बारे में हमने देखा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शंस थे, ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन, ओके। टेंशन इन्फोर्समेंट के केस में इसका और एक लॉजिक हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोड को फिक्स करिए या फिर बेंडिंग मोमेंट को फिक्स करिए, हम ऐसे लिखेंगे, फॉर गिवन बेंडिंग मोमेंट, फॉर गिवन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, as depth increases, okay, as depth increases, percentage of tension reinforcement, percentage of tension reinforcement डिक्रीज ना, क्योंकि सेक्शन साइज बढ़ गया भाई। तो क्योंकि आपने फॉर गिवन बेंडिंग मोमेंट जो आपने एसटी वगैरह निकाल रखा होगा वो तो फिक्स है, ठीक है, वो तो चेंज नहीं हो रही है, बस आप परसेंटेज देख रहे हो। तो अगर साइज बढ़ा दिए तो
जो टेंशन इन्फोर्समेंट का परसेंटेज है वो रिड्यूस हो गया, है ना, परसेंटेज ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट डिक्रीजेस। ये लॉजिक है। ओके, और इसी के साथ क्या होता है कि डिफ्लेक्शंस भी कम होता है, ऑल्सो डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा आप ऐसे कह सकते हैं कि बीम विथ lesser percentage of steel and high depth, beam with less percentage of steel and high depth will always produce less deflection। मतलब ये टेंशन स्टील का बात कर रहे हैं। बीम विथ, ये सब स्टेटमेंट घुमा घुमा के एग्जाम में पूछते हैं। लेस परसेंटेज ऑफ स्टील एंड हाई डेप्थ will produce less deflection। ओके, ये बेसिकली हो क्यों रहा है यार? K2 का वैल्यू बढ़ रहा है ना, K2 का वैल्यू बढ़ते चलता है, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ स्टील कम होगा तो K2 का वैल्यू कम बढ़ते हुए चलेगा। देखिए आपका ग्राफ में, है ना, K2 इज इंक्रीजिंग, इसलिए इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है टेंशन स्टील के कारण, है ना। टेंशन स्टील के कारण अगर इफेक्ट हमें चेक करनी होती है तो हम बेंडिंग मोमेंट को फिक्स कर देते हैं, मतलब स्टील अपना फिक्स है, स्टील हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब स्टील का परसेंटेज चेंज होना है, मतलब सेक्शन साइज बड़ा या छोटा, ठीक है। फिर वहां से हम कंपैरिजन चालू करते हैं अपना। ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये देखिए कोडल प्रोविजन इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान रखना है। ये लैटरल स्टेबिलिटी के लिए है, या फिर आप कह लीजिए लैटरल डिफ्लेक्शन को लिमिट करना है। ये लैटरल स्टेबिलिटी, तो आपको इसी कीवर्ड से पूछेंगे क्वेश्चन भी, फॉर लैटरल स्टेबिलिटी, लैटरल स्टेबिलिटी, है ना। दो तरह का मेंबर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर और एक कैंटिलीवर। अभी जो हमने पढ़ा ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये पढ़ा था, है ना। अब लैटरल डायरेक्शन, लैटरल डायरेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये साइड वाइज, है ना, इधर उधर साइड में, लैटरल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो आपका लैटरल स्टेबिलिटी के लिए स्लेंडरनेस लिमिट है फॉर लैटरल स्टेबिलिटी, दैट इज फॉर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम, है ना, फॉर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम मिनिमम ऑफ 60 बी और 250 बी बाई डी स्क्वायर। फॉर कैंटिलीवर इट इज मिनिमम ऑफ 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एक्चुअली ये है क्या, स्लेंडरनेस लिमिट फॉर लैटरल स्टेबिलिटी, मतलब ये है आपका, इस कोडल प्रोविजन को आप ऐसे समझिए कि एल अनसपोर्टेड, लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड स्पैन, एल अनसपोर्टेड, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। सिमिलरली एल अनसपोर्टेड, एक अनसपोर्टेड लेंथ आपको यहां से निकल जाएगा, है ना, मतलब दो सपोर्ट के बीच के एकदम क्लियर लेंथ। एल अनसपोर्टेड शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कैंटिलीवर के लिए 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी, विच एवर इज लेस। ये चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम है। यार ये कहाँ से फालतू का मैंने इंटरनेट से ये कॉपी कर लिया, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है, बेकार लिखा हुआ है डेटा सही से, ठीक है, बस वो फॉर्मूला लिखा हुआ था। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, बस ये लिख लीजिए। ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, इट इज फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूअस बीम, और फॉर कैंटिलीवर ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसमें भी विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, अपना ये कोडल प्रोविजन है इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के अंदर, क्लाउज नंबर ये वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। कोड को उल्टा पुल्टा के भी देख सकते हैं। कोड से ही मैक्सिमम क्वेश्चन कोड के जो फॉर्मूलेस हैं, है ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं।
ओके, तो ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, यहाँ से आपसे पूछेगा, यहाँ से क्या पूछेगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अनसपोर्टेड लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, या फिर कैंटिलीवर के लिए अनसपोर्टेड लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना मिनिमम ऑफ इतना, मिनिमम ऑफ इतना, मतलब विच एवर इज लेस। हेडिंग बनाइए श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। अब इनके बारे में कुछ देखेंगे। इसमें केस 1, मेंबर्स नॉट प्रिवेंटेड टू श्रिंक, मतलब आप श्रिंकेज अलाउ कर रहे हैं मेंबर्स में, है ना। श्रिंकेज मतलब वॉल्यूम में रिडक्शन होना, तो यहाँ पे हम लेंथ में रिडक्शन इस तरह से कुछ देखेंगे, मतलब रिडक्शन इन वॉल्यूम को लेंथ के फॉर्म में हम कंपेयर करेंगे। मेंबर्स नॉट प्रिवेंटेड टू श्रिंक, नॉट प्रिवेंटेड, इसमें जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपसे पूछे जाएंगे, है ना। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मेंबर्स नॉट प्रिवेंटेड टू श्रिंक, लेट्स सपोज हम जैसे आरसीसी मेंबर का बात कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज नॉट प्रिवेंटेड टू श्रिंक कहने का मतलब एक कोई स्मूथ सरफेस ले लो मेरे भाई, ठीक है, कंसिडर ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस जैसे ग्लास का सरफेस वगैरह होता है, स्मूथ सरफेस होता है एकदम चिकना सपाट मस्त। इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक आरसीसी बीम इमेजिन करो कि रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रीइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, आरसीसी बीम है, तो लेट्स सपोज आपने कंप्रेशन स्टील भी प्रोवाइड कर रखा है, टेंशन स्टील भी प्रोवाइड कर रखा है। इसका अगर मैं आपको साइड में क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊं, ठीक है, इस बीम का, तो क्रॉस सेक्शन आपको कुछ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, लेट्स सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन। आपको ये टेंशन स्टील, यहाँ पे 2 टेंशन स्टील दिख रहा है, ऊपर ये 2 कंप्रेशन स्टील दिख रहा है, लाइक दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाओगे, यहाँ पे लॉजिक लगाओ वो थर्मल स्ट्रेसेस वाला, है ना। जो टेम्परेचर स्ट्रेस मैंने शो में आपको बताया था ना, वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाइए। देखिए स्टील एक अलग मटेरियल, उसमें श्रिंकेज अलग रेट से होगा, समझिए बात को, है ना। और कंक्रीट एक अलग मटेरियल, उसमें श्रिंकेज अलग रेट से होगा, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आरसीसी बीम है ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सिंपली प्लेस्ड है, मतलब अगर ये श्रिंक करना चाहे तो ये कर सकता है ना। इसको किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब मेंबर इज नॉट प्रिवेंटेड टू श्रिंक, मतलब श्रिंकेज को कोई रोक नहीं रहा, समझ रहे हो, ये वो केस है। इसलिए मैंने बोला स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर ये आपका बीम प्लेस्ड है, आरसीसी बीम। तो अब देखिए जो श्रिंकेज वाली चीज है, ये श्रिंकेज हो ही क्यों रही है, अरे यार कंक्रीट वगैरह बनाए हो, पानी वगैरह डाले हो, है ना, वाटर वगैरह लॉस होगा, ठीक है, इसलिए उसका वॉल्यूम रिडक्शन हो रही है। तो स्टील में ऐसा तो कुछ है नहीं ना, वॉल्यूम वगैरह मतलब वाटर वगैरह ये हो, तो स्टील एज ए मटेरियल उसमें उतना श्रिंकेज जनरली होता नहीं है, ठीक है। तो अगर श्रिंकेज होना है तो ये कंक्रीट जो है, कंक्रीट वाले पोर्शन में ही श्रिंकेज होना है, तो कंक्रीट में लेट्स सपोज श्रिंकेज हो गया यहां तक, मतलब कंक्रीट ये चाह रहा है कि मैं इतना श्रिंक कर जाऊं, ओके, दिस इज द पोजीशन इंटेंडेड, मतलब पोजीशन इंटेंडेड बाय कंक्रीट, ओके, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, एक मिनट, मतलब कंक्रीट चाह रहा है कि इतना श्रिंक कर जाऊं, लेट्स सपोज, तो वो चाहेगा तो हम उतना होने देंगे क्या, नहीं होने देंगे, है ना, वो जनरली होगा नहीं, वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्वायर करेंगे, है ना। लेट्स सपोज दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्वायर्ड, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फंसने लगा भाई, एक मिनट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, जो कि एक्वायर हुआ, मतलब कंक्रीट एक्चुअली यहां तक श्रिंक होना चाह रहा था, जो कि होने नहीं दिया गया, है ना, और स्टील अपना थोड़ा मोड़ा श्रिंक किया होगा, ओके, आप ऐसा समझिए। तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, फाइनल पोजीशन या फिर फाइनल पोजीशन आप इसको कह सकते हो, यहां तक में देखिए क्या हुआ है, कंक्रीट जो श्रिंक करना चाहता था यहाँ तक, वहां से इस यहाँ तक खींचा गया, लाया गया इसको, मतलब कंक्रीट में टेंशन है, ठीक है, कंक्रीट में क्या है, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गए, और स्टील में क्या है, कंप्रेसिव स्टील स्ट्रेसेस आ गए, है ना। कंक्रीट में टेंशन, स्टील में कंप्रेशन, डाउन करना होगा, स्टील में कंप्रेशन, सिस्टम भी बेकार है,
अरे नया ही खरीदा हूँ, 1 साल हुआ था, लेकिन डेटा वगैरह मेमोरी इतना भर गया ना इसमें, है ना, क्लास लेते लेते सब क्लास इधर उधर रिकॉर्ड करके पड़ा हुआ है। तो स्टील में कंप्रेशन, है ना, कंक्रीट में टेंशन, स्टील में कंप्रेशन, बात हुआ। तो ये चीज आपसे पूछेंगे कि व्हेन आरसीसी बीम इज नॉट प्रिवेंटेड टू श्रिंक, है ना, मतलब श्रिंकेज को प्रिवेंट नहीं किया गया है, मतलब श्रिंकेज अलाउ करेंगे तो कंक्रीट में कैसा स्ट्रेस और स्टील में कैसा स्ट्रेस रहता है फिर। तो कंक्रीट में टेंशन आती है, स्टील में कंप्रेशन आती है ना, कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन और स्टील इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। अब देखो कंक्रीट में ये जो टेंशन है, यही तो घातक चीज है भाई, इसी कारण तो क्रैक डेवलप होगा, है ना, और वही होता है श्रिंकेज क्रैक। और टेंशन है तो क्रैक कैसे डेवलप होगा, एकदम वर्टिकल, एकदम सीधा। ये मान लो ये मेंबर है आरसीसी, तो टेंशन है ना, मतलब ऐसे ऐसा लग रहा है ना, टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू श्रिंकेज, है ना, तो इस तरह के वर्टिकल क्रैक्स डेवलप होंगे। समझ में आ रहा है, वो थ्रू आउट द स्पैन डेवलप होगा लॉन्गिट्यूडनली, है ना, तो यही चीज मैंने लिखा था, श्रिंकेज क्रैक्स आर वर्टिकल विच इज डेवलप्ड लॉन्गिट्यूडनली। फीलिंग आ रही है, गेटिंग द पॉइंट। पहला वाला केस देखा था, मेंबर्स नॉट प्रिवेंटेड टू श्रिंक, है ना, मतलब श्रिंकेज हो रहा था। अब यहाँ पे मेंबर्स प्रिवेंटेड टू श्रिंक, मतलब श्रिंकेज हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज कंसीडर ए सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम, ठीक है, दो सपोर्ट्स के बीच में वो प्लेस्ड है, तो सपोर्ट के बीच में वो प्लेस्ड है, मतलब यहाँ पे श्रिंकेज होने की चांसेस कम है, ठीक है, श्रिंकेज जनरली होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे रिइंफोर्समेंट वगैरह भी प्रोवाइड कर रखा है। देखो स्टील में जनरली श्रिंकेज कम होता है, स्टील एज ए मटेरियल में उसमें श्रिंकेज वगैरह उतना वो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम नहीं है, कंक्रीट में ज्यादा होती है ना, लेकिन फिर भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो मटेरियल है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रिवेंटेड है, श्रिंकेज हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों बगल से सपोर्ट है इसलिए श्रिंक होने नहीं देगा। क्योंकि अब देखिए ना, सपोर्ट है इसलिए ये बीम जो है, सपोर्ट और बीम के बीच में एक कनेक्शन तो है ना किसी तरह से, तो ऐसा तो नहीं है ये मतलब ये मान लो सपोर्ट है, तो सपोर्ट के ऊपर से बीम श्रिंक करते 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 नीचे उतर जाएगा ऐसा और फॉल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, सपोर्ट के ऊपर प्लेस्ड होगा, उस तरह से सपोर्ट हमने डिजाइन कर रखा है, भले ही सिंपली सपोर्टेड है। ओके, तो यहाँ पे प्रिवेंटेड है श्रिंकेज से। तो इमेजिन करो मटेरियल जब श्रिंक होने का कोशिश करेगा, लेकिन ये सपोर्ट्स जो श्रिंकेज को प्रिवेंट कर रहे हैं, मटेरियल को श्रिंक होने नहीं देंगे, चाहे वो स्टील का बात करें या कंक्रीट का बात करें। तो अगर श्रिंकेज होने नहीं देंगे, ठीक है, मतलब क्या है, श्रिंकेज मतलब रिडक्शन इन लेंथ, है ना, वो रिड्यूस होना चाहता है, लेकिन ये होने नहीं दिया जा रहा है, मतलब इसको पकड़ के रखा हुआ है, मतलब मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस। समझ में आ रही है, तो यहाँ पर दोनों मटेरियल में, चाहे आप स्टील में बात करो तो स्टील में भी टेंशन, या कंक्रीट में बात करो कंक्रीट में भी टेंशन। ओके, बोथ द मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल क्रैक्स डेवलप हो जाता है। ओके, वर्टिकल श्रिंकेज क्रैक्स, श्रिंकेज क्रैक पूरे कंक्रीट में, है ना, पूरे कंक्रीट के डेप्थ के अलोंग, ओके, आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्टील एंड कंक्रीट both are subjected to tensile stresses। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट वगैरह अगर हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनके कारण उतना मतलब श्रिंकेज को ये रिड्यूस करता है बेसिकली रीइंफोर्समेंट, क्योंकि उनमें उतना श्रिंकेज होता नहीं है। तो अगर आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें श्रिंकेज उतना होगा नहीं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हम श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए साइड स्किन रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते थे ना, क्योंकि ये इस तरह से वर्टिकल क्रैक डेवलप होते हैं, तो साइड फेस रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते थे, याद करिए। ओके, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज कैसे होता है, जैसे एक सिंगली रिइंफोर्स्ड आरसीसी बीम ले लो, सिंपली सपोर्टेड बीम ले लीजिए, है ना, देखिए मैं जैसे समझा रहा हूँ उसी तरह से आप समझिएगा। ये सब टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होती है, जनरली बच्चे समझते नहीं है, मतलब समझते नहीं है मतलब कि आप पढ़ते नहीं है, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता है, ये बात रियलिटी है, फैक्ट चेक है, आप चेक कर लीजिएगा कहीं पर भी, है ना, इन सब चीजों को स्किप करा दिया जाता है इंटेंशनली। ओके, अरे भाई वो तो थोड़ा सा आप समझिए ये एक तरह का कमर्शियल क्लासेस है ना,
नहीं तो बैठा के इतना अच्छे तरीके से एनालिसिस करवाता। ओके, और आजकल एग्जाम भी उतना हाई डिमांड नहीं है, डिमांडिंग, क्योंकि सभी लोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन वगैरह अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि आईएएस सभी को बनना नहीं है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, समझिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 सिंपल सपोर्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पे एक हिंज मैंने प्रोवाइड कर रखा है, इस पॉइंट पे छोड़ दो, ये रोलर, यहाँ पे रोलर, तो रोलर तो आगे पीछे हो सकता है एक्सियल डायरेक्शन में, समझिए, एक्सियल डायरेक्शन में आगे पीछे हो सकता है। डिफ्लेक्शन हमको समझानी थी आपको, इसलिए यहाँ पे मैंने रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, ताकि टेक्निकली मैं ये बीम को इस रोलर के अबाउट आगे पीछे करवा पाऊँ। अब देखो, नीचे टेंशन स्टील हमने प्रोवाइड कर रखा है एएसटी सेक्शन में, तो स्टील जहां पे प्रोवाइड कर रखा है, तो उसके अगल बगल का जो कंक्रीट है उसमें कम श्रिंकेज होगा, लेकिन ऊपर में स्टील प्रोवाइड नहीं किए तो वहां ज्यादा श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो लेट सपोज ऊपर वाला जो कंक्रीट है ये पोजीशन से श्रिंक होके यहाँ पे आ गया, है ना, और नीचे वाला जो कंक्रीट है इसमें श्रिंकेज कम होगा, क्योंकि स्टील स्टील है, ठीक है, तो स्टील स्टील एज ए मेंबर है, उसमें श्रिंकेज कम होता है, तो वो यहाँ पे आ गई, ऐसा है, इस तरह से कुछ। तो ये जब श्रिंकेज होगा तो ये लेंथ में इस तरह से ये कुछ रिडक्शन हुआ लेंथ में, और यहाँ पे ये इस तरह से कुछ, ठीक है, आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे ये रहा सपोर्ट, आप बना दीजिए, है ना, मतलब सपोर्ट यहाँ घिसक गया। तो ये आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, ये मान लो सेंटर लाइन से डिफ्लेक्शन चेक करोगे, यहाँ पे ये जो रिडक्शन हुई, ये जो अभी लेंथ है, मतलब ये इमेजिन करो, ये जो लेंथ है, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज L माइनस डेल्टा L1 मान के चलो, जो श्रिंकेज हुई टॉप फाइबर में, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज L माइनस डेल्टा L2। और आपको मालूम है कि डेल्टा L1 इज ग्रेटर देन डेल्टा L2, क्योंकि यहाँ पे स्टील था, है ना, ये बॉटम बॉटम में स्टील था, इसलिए इस जगह पे श्रिंकेज कम हुई है, लेकिन ऊपर सिर्फ कंक्रीट थी तो उसमें श्रिंकेज ज्यादा हुई है। तो इस तरह से ये मेंबर डिफ्लेक्ट करेगा, और डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज निकालना है तो सेंटर लाइन से निकाल लो डिफ्लेक्शन, यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ये पर्टिकुलर ट्रांसवर्स डेप्थ, है ना। अच्छा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज ट्रांसवर्स इन डायरेक्शन हो रही है ना, दिस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन इज योर श्रिंकेज, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज, डेल्टा श्रिंकेज। अब इमेजिन करो, अगर मुझे ये डेल्टा श्रिंकेज रोकना था, तो मैंने एक चीज यहाँ पे देखा कि अगर मैं स्टील प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे जैसे श्रिंकेज कम हो रही है, अगर मैं ऊपर भी सेम अमाउंट ऑफ स्टील, जितना अमाउंट ऑफ स्टील नीचे प्रोवाइड कर रखा हूँ, अगर सेम अमाउंट ऑफ स्टील ऊपर भी प्रोवाइड कर दूं, तो अगर मान लो श्रिंकेज होगा भी, अगर मान लो श्रिंकेज होगा भी कंक्रीट का, लेकिन नीचे और ऊपर दोनों सेम अमाउंट ऑफ स्टील होने के कारण ये डेल्टा L1 और डेल्टा L2 ये इनमें डिफरेंस नहीं होगा, ये इक्वल होंगे, डेल्टा L1 विल बी इक्वल टू डेल्टा L2, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों सेम अमाउंट ऑफ स्टील आपने प्रोवाइड कर रखा है, इक्वल परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक ऐसे कह सकता हूँ कि फॉर इक्वल परसेंटेज ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन ए आरसीसी मेंबर, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज विल बी जीरो, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये नीचे स्टील प्रोवाइड कर रखा था, इसलिए डेल्टा L2 का वैल्यू कम है, और ऊपर आपने स्टील नहीं प्रोवाइड किया था यहाँ पे, इसलिए वहां पे आपको डेल्टा L1 का वैल्यू ज्यादा मिला, जिस कारण से एक डिफ्लेक्शन आपको मिल रही है, जो कि है श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मैं नीचे और ऊपर दोनों सेम सेम अमाउंट ऑफ स्टील या इक्वल अमाउंट ऑफ स्टील, इक्वल परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड कर दूं, तो क्या ये चीज होगी? नहीं होगी ना, ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है। फॉर इक्वल परसेंटेज ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन स्टील, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज इज जीरो, या फिर देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज फॉर इक्वल परसेंटेज ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन स्टील। इस तरह से मतलब स्टेटमेंट में डाल देंगे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलिए इन सब चीजों को लिखेंगे, ये डायग्राम आप बना लीजिए पहले। मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डेल्टा L1 ग्रेटर देन डेल्टा L2, ये चीज जरूर दिखाना, है ना। फिर एक नोट बना के लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉटम स्टील, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉटम स्टील, श्रिंकेज इन बॉटम फाइबर इज लेस, ठीक है।
एज कंपेयर टू श्रिंकेज इन टॉप फाइबर, इसलिए आपको डाउनवर्ड श्रिंकेज डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, श्रिंकेज इन टॉप फाइबर। So deflection due to shrinkage is downward. Deflection due to shrinkage is downward. Okay. आगे, for equal percentage of top and bottom reinforcement, deflection due to shrinkage will be 0. Okay, for equal percentage of top and bottom reinforcement, deflection due to shrinkage will be 0. Next, जो भी आप reinforcement provide करते हैं member में to take care the effect of shrinkage, those reinforcement are subjected to tensile stresses. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक नोट बना के लिखिए, ये नोट भी एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली ये चीज देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया है कि श्रिंकेज को रोकने के लिए हमें अधिक नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है, सेक्शन में जो भी हमको टेंशन रिइंफोर्समेंट जो भी हम प्रोवाइड करेंगे सेक्शन में, ठीक है, जो भी हमको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, हम पतला रिइंफोर्समेंट और नंबर ऑफ बार बढ़ा देंगे। ठीक है, मान लो 10 मोटे मोटे प्रोवाइड करने की जगह 20 पतले पतले प्रोवाइड करेंगे तो वो चीज श्रिंकेज को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगी, ये कहने का मतलब है ना। To prevent cracking due to shrinkage, more number of bar of smaller dia is provided at lesser spacing for same amount of steel। ठीक है, ऐसे। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के ऊपर और एक चलिए और एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, टोटल डिफ्लेक्शन, हेडिंग बनाइए टोटल डिफ्लेक्शन। टोटल डिफ्लेक्शन किन किन कारणों के कारण होता है? जनरली 3 कारण हैं जिस कारण से डिफ्लेक्शन होते हैं। ओके, देखिए, टोटल डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग, पहला ड्यू टू लोड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग प्लस डेल्टा ड्यू टू श्रिंकेज प्लस डिफ्लेक्शन इन मेंबर ड्यू टू क्रीप। क्रीप के कारण भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें से ये जो श्रिंकेज और क्रीप के कारण डिफ्लेक्शन है, इट इज लॉन्ग टर्म, ये धीरे धीरे होता है, जल्दी सडनली इंस्टेंटेनियसली नहीं दिखता। इट इज लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। डेल्टा ड्यू टू लोडिंग जो होता है, दिस इज योर शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये सब चीज एमटेक की चीज है ना, आपके सिलेबस में है नहीं, बीटेक लेवल पे या फिर जो भी एग्जामिनेशन आपको ग्रेजुएशन लेवल पे देनी है उसमें ये सब चीज नहीं पूछते, लेकिन फिर भी कभी थोड़ा कोई एग्जाम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछ सकता है, जिस कारण से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ओके, तो दिस इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज प्लस क्रीप। श्रिंकेज प्लस क्रीप के कारण लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग, है ना। अब जब एनालिसिस करेंगे, अब ये चीज याद करो, मैंने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया था, तो इसी यहाँ पे कंसिडर करेंगे शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट, है ना, मतलब सिंपली रूट अंडर 5000 FCK। ओके, ये वाला वैल्यू। और इसके लिए लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ECE को कंसीडर किया जाएगा, जिसमें क्रीप कोफिशिएंट को आप डिवाइड करोगे, है ना, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन एनालिसिस में। समझ में आ रही है बात, कहां पे किस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके बाद आप पढ़ेंगे शियर, डिजाइन फॉर शियर, फिर पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे डिजाइन फॉर टॉर्सन, ठीक है, फिर पढ़ेंगे बॉन्ड एंड डिटेलिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, उसका एक कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्लैब के बारे में, फुटिंग के बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे अपन स्लैब और फुटिंग के बारे में। ओके, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे।
MCQ ओरिएंटेड। फिर हम पढ़ेंगे अपना और भी बहुत सारा टॉपिक है। स्टेयर केस आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है ना, तो स्टेयर केस को एलिमिनेट करेंगे, स्टेयर केस पढ़ना ही नहीं है। बाकी अदर जो चीज अर्थक्वेक, रिटेनिंग वॉल्स, वाटर टैंक, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट की क्लासेस आपको मिल रहे होंगे। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास हियर ओनली। कोई डाउट हो तो संपर्क करिए, पूछिए।